Welcome back, dear students. Today, our topic is impact of globalization on agriculture. This is the last topic of chapter number 4, which is agriculture. First of all, हम ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. अगर हम जनरल साइंस में देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ वंस इकोनॉमी और इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे कि आजकल अगर हम देखेंगे मार्केट में हर एक मुल्क का प्रोडक्ट हमारे पास आता है. हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या जो हमारा वर्ल्ड है ये ग्लोबल विलेज बन के रह गया है. तो इस ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि हर एक चीज़ हर एक कंट्री का या हर एक मार्केट में अवेलेबल है. तो अब जब कंज्यूमर के पास सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, प्राइस, बाकी चीज़ें उसमें स्पेसिफिकेशंस देखता है. तो जो उसको बेटर लगता है वो उसी को ख़रीदता है. तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है. अगर हम कॉलोनाइजेशन में जाए, जब ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बनाया था उस वक़्त भी हमारा यहाँ का जो कॉटन बेल्ट था वो बहुत मशहूर था. इसी की वजह से ब्रिटिशर जो आए यहाँ पे आए और यहाँ से रॉ मटेरियल लिया अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए. मैनचेस्टर, लिवरपूल उसी की वजह से फ्लोरिश हो गया. और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि फिर जब सिंथेटिक क्लॉथ्स आए तो हमारे जो यहाँ पर हमारा जो कॉटन था या बाकी प्रोडक्ट्स या स्पाइसेस जो हमारे थे उतना वैल्यू उनका नहीं रहा. तो हम देखेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन ने भी पहले भी हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा किया था. और आज की डेट में अगर हम देखेंगे स्पेशली आफ्टर 1990s जो हमारे फार्मर्स है वो एक्सपोज हो गए, वेरियस चैलेंजेस आ गए. क्योंकि अगर हम देखेंगे डिस्पाइट बीइंग इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर राइस का, कॉटन का, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो compete नहीं कर पा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ से. क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारी डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ पे हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है उन कंट्रीज़ में. हमारे यहाँ पे जो फार्मर है वो सबसे पहले गरीब है, दूसरा वो इलिटरेट है. तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर हम जो हमारा फार्मर जो है वो जो प्रोडक्ट बनाता है उस पर असर डालता है. अभी भी उतने हम मॉडर्न नहीं हुए हैं, हमारा फार्मर उतना मॉडर्न नहीं हुआ ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से compete कर सके. आज का जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडिया का एग्रीकल्चर है, ये एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. जहाँ पे हमें ये जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनकी इम्प्रूवमेंट देखनी है कि वो कैसे इम्प्रूव होगी. अगर उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, उनकी टेक्निक्स इम्प्रूव होगी, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी इम्प्रूव होगा. जैसे 1960s में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने बहुत प्रॉमिस किया था कि हमारी जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो जाएगा. और कुछ हद तक हुआ भी था. जो आज हम देख रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी है कि उसकी वजह से जो डिग्रेडेशन हो गई, हमारे लैंड डिग्रेडेशन जो हो गई वो बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, और उसके अलावा जो एक्वीफर्स ड्राई अप हो गए बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन. इसके अलावा बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वैनिश हो गई उसकी वजह से. तो आजकल की दुनिया में जो वर्ड गर्दिश कर रहा है वो है जेनी रेवोल्यूशन. यानी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है जिसमें जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं. तो हमें ऐसा एग्रीकल्चर करना है जहाँ पे जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा लैंड, हमारी बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़राब होने से बच जाए. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें कोई फैक्ट्री मेड केमिकल भी या फर्टिलाइज़र जो है या पेस्टिसाइड जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहलाता है. ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर है उसको ब्लीक करार दिया है कि अगर हम कंटिन्यूसली यही फूड ग्रेन्स जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर ग्रो करते रहें तो
इंडिया की जो ऑलरेडी रूरल पॉपुलेशन मोर देन 600 बिलियन है, और उसमें से 250 मिलियन से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो यहाँ पे अ, हम देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे ख़राब होता है, यहाँ का फार्मर्स पर बुरा असर पड़ता है, तो डायरेक्टली 600 मिलियन पॉपुलेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंडियन फार्मर्स जो है, सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स को डाइवर्सिफाई करें, ताकि हम वो सीरियल्स हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उनको उगाए, या मार्केट बेस्ड क्रॉप्स जो है उनको उगा सकते हैं। तो ग्रेजुअली, जैसे हमारे पास फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स हैं, इनको लेस इरिगेशन वाले जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, जिससे हमारा जो और इरिगेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो ना हो, तो उसकी वजह से हम वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स जो है और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उनको उगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात आ सकती है कि चेंजिंग क्रॉप पैटर्न जो है, कि अगर हम पहले 1960s में करते, लेकिन उस वक्त ये डिज़ास्टर साबित हो सकता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे इटली है, इसराइल है, चिली है, तो वो भी जो उनका जो अपना जिसको हम कहते हैं सीरियल क्रॉप जो है, जो डाइटिंग क्रॉप जो उनके पास है, उनको नहीं उगाकर, बल्कि वो बहुत सारे फ्रूट, सोलाई ऑयल, ये सारे चीज़ें जो है उगाते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर यहाँ के उनके फार्मर जो है वो भी मतलब अमीर बन गए हैं, वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, और वो अच्छी अच्छी खासी इकोनॉमी बन चुकी है। अब डिबेट यही है कि क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, क्या हमें वैल्यू बेस्ड जो क्रॉप्स है, हाई वैल्यू बेस्ड क्रॉप्स जो है, मार्केटिंग क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स जिनको हम कहते हैं, वो उगाने चाहिए या नहीं उगाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तभी जो है हम ग्लोबलाइजेशन में जो compete कर सकते हैं बड़ी बड़ी ममालिक के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।